अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मराठी संयुक्त या विषयाचे किंवा या भाषेचे व्याकरणातील भाग, शब्दांच्या जाती, आज आपण या वीडियोमध्ये यांचा अभ्यास करणार आहोत। बच्चों, आज हम मराठी विषय के व्याकरण का भाग यानी व्याकरण का हिस्सा, ग्रामर का हिस्सा, शब्दांच्या जाति यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमें पता है कि हर भाषा में, हर लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द की जातियां होती है। त्याचप्रमाणे आपल्या मराठीमध्ये सुद्धा शब्दांच्या जाती आहेत। किती आहेत? 8। मराठी भाषेमध्ये 8 शब्दांच्या जाती आहेत। 1 नाम, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण, 4 आहे क्रियापद, 5 आहे क्रिया विशेषण अव्यय, 6 शब्दयोगी अव्यय, 7 उभयान्वयी अव्यय आणि 8 केवल प्रयोगी अव्यय। तर या 8 शब्दांच्या जातींचे अध्ययन सुरू करण्या अगोदर आपण एक वाक्य बघू। चला, काय आहे वाक्य? अहमद पुस्तक आणि निबंध वाचतो। अहमद पुस्तक आणि निबंध वाचतो। दुसरं वाक्य बघा, सबा पुस्तक आणि निबंध वाचते। सबा पुस्तक आणि निबंध वाचते। तो पहले वाक्य में हम देख रहे हैं कि कर्ता जो है, काम करने वाला अहमद है, वो पुल्लिंग है, पुरुष है। दूसरे वाक्य में कर्ता जो है, काम करने वाला सब्जेक्ट जो है, वो स्त्रीलिंग है, लड़की है। तो जैसा ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे कर्ता बदलता है लिंग के अनुसार, तो हम देख रहे हैं कि आखिरी वाले शब्द में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे पहले वाक्य में देखिए, अहमद पुस्तक आणि निबंध वाचतो, और दूसरे वाक्य में है सबा पुस्तक आणि निबंध वाचते। वाचतो आणि वाचते हे 2 रूप आहेत। तो जैसे ही लिंग बदलता है तो ये 2 शब्दों के रूप भी बदल जाते हैं। वाचतो, वाचते ये क्रियापद है, वाचने ये इस मूल क्रियापद के ये रूप है। जैसे वाचने बन जाता है वाचतो, वाचते, वाचले, वाचनार, वाचलो, है ना। तो ऐसे ही क्रियापद के रूप बदलते हैं। लेकिन आप गौर कर रहे होंगे कि इन 2 वाक्यों में एक शब्द नहीं बदला। हालांकि वो तो नाम है, पुस्तक और निबंध तो नाम है, नाम तो बदलेगा नहीं, लेकिन एक शब्द और नहीं बदला। कौन सा शब्द नहीं बदला? हाँ, वो है आनी। तो हम एक सोचते, एक हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं भाषा में जो लिंग, वचन, उसके बाद में काल और विभक्ति के अनुसार बदलते नहीं हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग, वचन, काल और विभक्ति के अनुसार उनके रूप बदल जाते हैं। तो करतो मतलब क्रियापद, ये लिंग के अनुसार बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द। और जो शब्द लिंग, वचन, विभक्ति और काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। मराठीमध्ये बघा,
विकारी शब्द म्हणजे काय? विकारी शब्द म्हणजे जे शब्द लिंग, वचन, काळ आणि विभक्ती यानुसार त्या शब्दांना विकारी शब्द म्हणतात। और विकारी शब्द के उदाहरण क्या है? पहला नाम, दूसरा है सर्वनाम, 3 विशेषण आणि 4 क्रियापद। हे 4 शब्दांच्या जाती विकारी शब्दामध्ये मोडतात। दुसरा प्रकार आहे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द म्हणजे जे शब्द लिंग, वचन, काळ आणि विभक्ती या अनुसार त्यांच्या रूपात बदल होत नाही त्या शब्दांना अविकारी शब्द म्हणतात। उदाहरण आहेत, एक आहे क्रिया विशेषण अव्यय, 2 शब्दयोगी अव्यय, 3 उभयान्वयी अव्यय आणि 4 केवल प्रयोगी अव्यय। तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं पहले विकारी शब्दों से। तो विकारी शब्द कितने हैं, यानी कितने भेद है उसके? 4। पहला नाम, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्या है? क्रियापद। तो देखते हैं सबसे पहले नाम। नाम इसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। तो नाम मतलब कोई भी चीज को दिया गया नाम। और क्या है? बहुत आसान है, नाम की व्याख्या बनाना बहुत आसान है। नाम मतलब किसी भी चीज को दिया गया नाम। नाव म्हणजे नाम। तो किसी भी चीज को दिया गया नाम मतलब नाम। तो मराठी में इसकी व्याख्या कैसे बनाएंगे हम? कोणत्याही वस्तू, व्यक्ती, प्राणी, भाव, गुणधर्म यांना दिलेले नाव म्हणजे नाम होय। फिर से देखते हैं मराठी में एक बार व्याख्या। व्यक्ति, प्राणी, वस्तू, पदार्थ, गुण, भाव यांच्या नामांना नाम असे म्हणतात। इसके उदाहरण देख लेते बच्चों, एग्जांपल्स देख लेते। देखो यहां पे एक चित्र दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, तख्ता दिया गया है। देखिए व्यक्ती, व्यक्तीची नावे काका, सोनाली, आजी, माई ही व्यक्तींना दिलेली नामे आहेत। ये व्यक्तियों को दी गई नाम है। उस तरह से पदार्थ, वस्तु, ठिकान और वाहन इनके भी नाम दिए गए हैं। देख लेते कौन कौन से हैं। घर, बस, रेलवे, मुंबई, चमचा, पुस्तक, मिठाई ही पदार्थ, वस्तू, ठिकाण किंवा वाहन यांना दिलेली नावे आहेत। शेवट उदाहरण बघा, गुण आणि भाव। ये ऐसे नाम है बच्चों जो हमें दिखाई नहीं देते, हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते। जैसे ईमानदारी, प्रामाणिकपना, ये नाम है लेकिन हम इसे, ये हमारी फीलिंग है। ईमानदारी क्या है? हमारी फीलिंग है, इसे हम टच नहीं कर सकते, हमारा भाव है, लेकिन हम इसको नाम देते हैं, भावना को हमारे नाम है। क्या है? ईमानदारी को प्रामाणिकपना। तो प्रामाणिकपना क्या है? नाम है। वैसे देखिए कुछ उदाहरण भी दिए गए। गुण, भाव यांना दिलेली नाव, नम्रता, नम्रपणा, चपळता, गोळवा, कष्टाळू, नवलाई, गरिबी ही भाव आणि गुणांना दिलेली नावे आहेत। असे अनेक नामांची उदाहरणे आहेत। बघा तुम्हाला 2 वाक्य दिलेली आहेत, त्या वाक्यांमधून तुम्हाला नाम ओळखायचे आहे। एक हमारी एक्टिविटी के तौर पे, एक कृति के तौर पे 2 वाक्य दिए गए आपको, इनमें से आपको नाम पहचानना है। तो पहला वाक्य है बच्चों, आजी मंजू कुठे गेली? आजी मंजू कुठे गेली? या वाक्यामधील नाम, पहिला नाम आजी, दुसरं मंजू ही नामे आहेत।
दुसरं वाक्य बघा, दिनेशमध्ये प्रामाणिकपणा आहे. दिनेशमध्ये प्रामाणिकपणा आहे. दिनेश में ईमानदारी है. तो या वाक्यामध्ये नाम आहेत, दोन नामे आहेत. पहिला दिनेश आणि दुसरं प्रामाणिकपणा. चला तिसरं वाक्य बघू, वृद्धांना नेहमी मदत करावी. वृद्धांना नेहमी मदत करावी मतलब बूढ़ों को हमेशा मदत करना चाहिए. या वाक्यामध्ये नाम कोणतं आहे सांगा विद्यार्थ्यांनो. वृद्ध, बूढ़े. तर वृद्ध काय आहे, नाम आहे. पुढं ई, दारावरची बेल वाजली. दारावरची बेल वाजली. दार मतलब दरवाजा और बेल मतलब घंटी, कि दरवाजे पर की घंटी बजी. या वाक्यामध्ये दोन नाम आहेत. सांगा बरं कोणते. दार आणि बेल. अशा प्रकारे आपण नाम या शब्दाच्या जातीचं अध्ययन केले आहे. पुढे बघू, सर्वनाम. याचे अध्ययन करण्या अगोदर आपण दोन वाक्य बघू. बघा, आईने राजूकडे पाहिले. राजू गाढ झोपला होता. दुसरं वाक्य बघा, आईने राजूकडे पाहिले, तो गाढ झोपला होता. राजू ने यानी आई ने राजू की तरफ देखा, राजू गहरी नींद में सोया था. ये पहले वाक्य का अर्थ हो गया. दूसरे वाक्य में दिया हुआ है, आई ने राजू की ओर देखा, वो गहरी नींद में सो रहा था. तर या दोन वाक्यामध्ये आपल्याला एक वेगळेपण दिसून येते. कोणता शब्द आहे तो. राजू आणि तो. पहले वाक्य में राजू दो बार इस्तेमाल है, लेकिन दूसरे वाक्य में राजू सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया है. लेकिन और राजू की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, देखो आप. तो राजू हटा करके तो इस शब्द का प्रयोग किया गया, यानी तो इस शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी वाक्य का अर्थ नहीं बदला. तो ये सर्वनाम है, ये वाक्यों में नाम का रिपीटेशन, नावाची पुनरावृत्ति थांबवते, रोकता है. तो हम इसकी व्याख्या कैसी बोलेंगे कि ऐसे शब्द जो वाक्य में नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं. आता मराठीमध्ये वाक्यात नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांना सर्वनाम असे म्हणतात. वाक्यात नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांना सर्वनाम असे म्हणतात. तो देखिए उदाहरण में भी राजू की जगह पे कौन सा नाम इस्तेमाल किया गया था, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया था, तो. इस अंग्रेजी में हम एक व्याख्या कह सकते हैं, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, कि जो नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है. उदाहरण बघा, मी, आम्ही, तू, तुम्ही, आपण, तो, त्याच्या, त्याला, त्याने, आमच्या, ते, त्या, तिची इत्यादी अशी अनेक उदाहरणे आहेत. चलो बच्चों, अब हम देखते हैं तीसरी शब्द की जाती. आता आपण बघू नंबर 3 शब्दांची जाती. तर तिसरी कोणती, विशेषण. विशेषण याला इंग्रजीमध्ये ॲडजेक्टिव्ह सुद्धा म्हणतात. तो इसका अध्ययन करने के पहले हम दो वाक्यों को देखते हैं. देखो, दो वाक्य दिए गए हैं. मी पांढरा शर्ट घातला आहे. मी पांढरा शर्ट घातला आहे मतलब मैंने सफेद शर्ट पहना है. इस वाक्य में दो नाम है. कौन सा, मैं तो मतलब ये जो है मैं, मी जो है ये सर्वनाम हो गया और शर्ट नाम हो गया. तो एक शब्द और आया पांढरा मतलब सफेद. तो पांढरा ये शब्द किसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है, शर्ट के बारे में, है
है ना। अगर हम इस पांढरे शब्द को वहां से हटा लेते हैं तो कैसा बनेगा वाक्य? मी शर्ट घातला आहे। वाक्य का मीनिंग चेंज नहीं होगा। लेकिन कौन सा शर्ट पहना है देखते हैं। शर्ट कोणता? पांढरा। पांढरा हा शब्द शर्टच्या बाबतीत शर्ट या नामाविषयी अधिक माहिती देता है। तो पांढरा ये शब्द जो है शर्ट के बारे में, शर्ट इस नाम के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है। दूसरा वाक्य देखते हैं। चिंच आंबट असते। चिंच आंबट असते। चिंच मतलब बच्चों इमली, आंबट मतलब खट्टी। तर या वाक्यामध्ये 3 पद आहेत, चिंच, आंबट, असते। तो चिंच क्या है? नाम है। असते ये है बोलेंगे अपन उसको वर्ब यानी क्रियापद। आंबट, तो आंबट जो शब्द है यानी खट्टा या खट्टी, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? चिंच के लिए, इमली के लिए। तो इमली के इस नाम के बारे में म्हणजे चिंच या शब्दाविषयी आंबट हे शब्द अधिक माहिती देत आहे। चिंच इस शब्द के बारे में आंबट ये शब्द ज्यादा जानकारी दे रहा है ना। हमें दिखाई दे रहा है चिंच आंबट आहे। चिंच कशी आहे? आंबट। तो हम कैसा बनाएंगे इसकी व्याख्या कि जो शब्द नाम के बारे में, वाक्य में नाम के बारे में ज्यादा जानकारी देता है, ज्यादा मालूमात देता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मराठीमध्ये नामाबद्दल, वाक्यात नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात। वाक्यात नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण म्हणतात। किंवा इंग्रजीमध्ये अ वर्ड दॅट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन इज कॉल्ड ॲडजेक्टिव्ह। उदाहरण बघा, चांगली, काळी, 10, अर्धा, हसरी, सुंदर इत्यादी ही सगळी विशेषणे आहेत। आता नंबर 4 बघू आपण, क्रियापद म्हणजे वर्ब। हे एक वाक्य बघा, या वाक्यामध्ये वाक्य दिले आहे आपल्याला, सलमाने जेवण केले। सलमाने जेवण केले मतलब सलमाने खाना खाया। या वाक्यामध्ये 3 पद आहेत, सलमा 1, जेवण 2 आणि केले 3। अगर हम केले को हटा देते हैं, किए को हटा देते हैं, तो कैसा बनेगा शब्द? पद कैसे रहेगा? सलमाने जेवण। मतलब अगर हम उस आखिरी शब्द को हटा देते हैं तो वो वाक्य का अर्थ यानी मीनिंग बदल देता है, उसे वो मीनिंगलेस बना देता है। सलमाने जेवण, कुछ हमें समझ में ही नहीं आ रहा, ये मीनिंगलेस वाक्य है। लेकिन जब हम केले लगा देंगे, सलमाने खाना खाया, केले, सलमाने जेवण केले, तो ये काम, ये शब्द जो है काम दर्शाता है। अगर ये शब्द हम जोड़ देते हैं तो वो वाक्य को अर्थपूर्ण बना देता है। तो क्रिया यानी काम ये वाक्य को अर्थपूर्ण बनाता है और कर्ता जो काम कर रहा है उसका वर्णन करता है। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे कि जो शब्द वाक्य में काम दर्शाता है, क्रिया दर्शाता है और वाक्य को पूरा करता है, उसे हम क्रियापद कहेंगे। मराठीमध्ये जो शब्द वाक्यातील क्रिया दर्शवितो त्या शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात। जो शब्द वाक्यातील क्रिया दर्शवितो त्या शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात। अ वर्ड that shows an action is called verb. उदाहरण बघा, सीमा घरात गेली, गेली हे उदाहरण आहे। मी मराठी बोलतो, बोलणे, बोलतो हे क्रियापद आहे। सीमा घरात गेली, गेली हे सुद्धा उदाहरण आहे। आम्ही शाळेत जातो, जाणे हे सुद्धा क्रियापद आहे।
अब बच्चों देखो, आपको चित्र में आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है, एक सर्कल है। आपण नाम, सर्वनाम, विशेषण आणि क्रियापद या 4 विकारी शब्दांच्या जातींचे अध्ययन केले आहे। आता आपण यांची काही उदाहरणे बघू। तो बच्चों इस सर्कल में देखो, सबसे बीचों बीच कुछ शब्द दिए गए, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। व्यक्ति, वस्तु, भाजी, मिठाई। इन व्यक्ति, इंसान, चीज, भाजी और मिठाई के कुछ नाम वगैरह दिए। तो देखो अलग अलग रंग के पट्टे दिए हुए, गुलाबी, हिरवा, जांभळा आणि पिवळा। गुलाबी, हरा, जामुनी और पीला। मैं शब्द पढ़ूंगा, आपको बताना है कि वो कौन सा शब्द की जाति का कौन सा उदाहरण है। तो सबसे पहली पट्टी देखते हैं हम, गुलाबी पट्टी। उसमें मंदार, लाडू, मेथी, चेंडू ही कशाची उदाहरणे आहेत? ही नामाची उदाहरणे आहेत। आता हिरव्या पट्टीत बघा, तो, हा, त्या, ही, हे, ती, ही कोणती उदाहरणे आहेत? ही सर्वनामाची उदाहरणे आहेत। पुढे बघा, जांभळ्या पट्ट्यामध्ये गोड, रंगीत, मोठा, खेळकर, सुंदर, ताजी, पिवळा, गुणी, हिरवी ही शब्द हे नामाचे विशेष माहिती सांगणारे शब्द आहेत, म्हणजे हे विशेषणे आहेत। आणि शेवटचं बघा, ही पिवळी पट्टी, हे पीले रंगी पट्टी में खेळणे, ओळखणे, देणे, आवडणे, करणे, पळणे, घेणे, आहे, पाहणे, खाणे, ये काम है। तर ही उदाहरणे कशाची आहेत? ही क्रियापदाची उदाहरणे आहेत। अशा प्रकारे आपण या 4 शब्दांच्या जातींचे अध्ययन केले आहे। आता आपण बघू अविकारी शब्द। अविकारी शब्दांच्या जाती। तर अविकारी शब्दांच्या सुद्धा 4 जाती आहेत, 4 आहेत। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय, 2 शब्दयोगी अव्यय, 3 उभयान्वयी अव्यय आणि 4 केवल प्रयोगी अव्यय। तर सर्वात पहिले बघू आपण क्रिया विशेषण अव्यय, याला इंग्रजीमध्ये ॲडवर्ब असे म्हणतात। उदाहरण बघा, कासव सावकाश चालतो, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो इस वाक्य में 3 पद है, कासव, सावकाश आणि चालतो। नाम कोणता है? कासव। और चालतो क्या है? क्रियापद। तो कासव चालतो, कछुआ चलता है, लेकिन कैसा चलता है? वो बता रहा है बीच का शब्द सावकाश। म्हणजे वो शब्द कछुए के चलने की क्रिया का वर्णन कर रहा है। कछुआ चलता है, लेकिन कैसा चलता है? सावकाश चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो हम देख रहे हैं कि सावकाश ये शब्द चलने इस क्रियापद का वर्णन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अब दूसरा वाक्य बघा, सबा भरपूर पानी पीते। सबा बहुत पानी पीती है। अगर भरपूर इस शब्द को हटा दे हम तो कैसा बनेगा वाक्य? सबा पानी पीती है। सबा पानी पीते, ठीक है ना, सबा पानी पीती है, लेकिन कितना? सबा कितना पानी पीती है? तो यहां पे उस पीने की क्रिया को, पीने इस काम को भरपूर ये शब्द ज्यादा जानकारी दे रहा, बहुत पानी। कितना पानी? बहुत पानी। तर पीने या क्रियापदाचे भरपूर हे शब्द अधिक वर्णन करत आहे। त्याचप्रमाणे चालने या क्रियापदाचे सावकाश हे अधिक वर्णन करत आहे। पीने या क्रियापदाचे
भरपूर हे शब्द अधिक वर्णन करत आहे। तो हम इसकी व्याख्या कैसे बनाएंगे बच्चों? जो शब्द क्रिया का, काम के बारे में अधिक जानकारी देता है, अधिक मालूमात देता है, उसे हम क्रियापद कहेंगे। आता मराठीमध्ये बघा, वाक्यातील क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात। वाक्यातील क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात। अ वर्ड दॅट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब। उदाहरण बघा, वारंवार, सर्वत्र, पटकन, मोजके, सदा, खाली, जलद, अत्यंत हे क्रियाविशेषणाची उदाहरणे आहेत। 6 बघा, शब्दयोगी अव्यय। शब्दयोगी अव्यय याला इंग्रजीमध्ये प्रिपोजिशन असे म्हणतात। पहिले वाक्य देख लेते हम लोग। रहीम झाडाखाली बसला। रहीम झाडाखाली बसला। या वाक्यामध्ये 3 पद आहेत। रहीम झाडाखाली बसला। नाम रहीम, झाड़, ये 2 नाम आहेत। तो एक शब्द और आया है खाली। ये खाली जो है ये रहीम और झाड़ के बीच का ताल्लुक बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है। रहीम बैठा है, कहां बैठा है? झाड़ के नीचे। झाड़ा खाली, तो यहां पे खाली इस शब्द ने रहीम और झाड़ इन दोनों का संबंध बताया है। दूसरा, सूर्य ढगा मागे लपला। सूर्य मतलब सूरज, ढगा मागे मतलब बादलों के पीछे, लपला मतलब छिप गया। तो सूर्य और ढग ये 2 नाम के बारे में मागे इस शब्द ने ज्यादा जानकारी दी है, अधिक मालूमात म्हणजे अधिक माहिती दिलेली आहे। सूर्य लपला, पण कुठे लपला? ढगा मागे। तो हम ये कहेंगे शब्द योगी अव्यय को कि जो शब्द 2 नाम या 2 सर्वनाम या नाम सर्वनाम इनका रिलेशन बताता है, इनका शब्द बताता है और नाम के साथ जुड़ के आता है, उस शब्द को हम शब्द योगी अव्यय कहते हैं। मराठीमध्ये जे शब्द शब्दाला जोडून येतात आणि 2 शब्दांचा संबंध दर्शवितात त्या शब्दांना शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात। प्रिपोजिशन, a word that shows the relationship between 2 words, it is called preposition। उदाहरण बघा, खाली, मागे, प्रमाणे, साठी, सकट, वर ही सगळी शब्दयोगी अव्ययाची उदाहरणे आहेत। आता बघू आपण नेक्स्ट पुढं उभयान्वयी अव्यय, याला इंग्रजीमध्ये कंजक्शन असेही म्हणतात। वाक्य बघा, सबा आणि परवीन एकत्र अभ्यास करतात। दुसरं वाक्य, आम्ही खूप सराव केला म्हणून आम्ही जिंकलो। तो पहले वाक्य में देख लेते हैं, सबा आणि परवीन एकत्र अभ्यास करतात। सबा और परवीन एक साथ पढ़ाई करते हैं। तो यहां पे जो एक शब्द आया है आनी, ये सबा और परवीन ये 2 शब्दों को आनी इस शब्द ने जोड़ा है, जॉइंट किया है। देखिए उसी तरह से आम्ही खूप सराव केला, हमने खूप प्रैक्टिस की, आम्ही जिंकलो, हम जीत गए। तो हे 2 वाक्य आहेत। आम्ही खूप सराव केला एक वाक्य, आम्ही जिंकलो दुसरं वाक्य। तो या 2 वाक्यांना म्हणून या शब्दांना जोड़ले आहे। 2 वाक्य को म्हणून इस शब्द ने जोड़ा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो शब्द 2 नाम या 2 शब्द या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, यानी फेविकॉल का काम करता है, उन शब्दों को उभयान्वयी अव्यय कहते हैं। मराठीमध्ये
जो शब्द दोन शब्दांना किंवा दोन वाक्यांना जोडण्याचे काम करतो त्या शब्दांना उभयान्वयी अव्यय म्हणजे कंजंक्शन असे म्हणतात। ये वाक्य में दो कंजंक्शन है, कौन से? आणि म्हणून। अजून उदाहरण बघा, आणि, म्हणून, अन, किंवा, कारण, शिवाय, की, अन इत्यादी। आता शेवटलं बघू आपण केवल प्रयोगी अव्यय। केवल प्रयोगी अव्यय को बच्चों इंग्लिश में इंटरजेक्शन भी कहा जाता है। देखो कुछ चित्र दिए गए हैं और नीचे कुछ वाक्य भी है। तो पहला देखिए, शाबास चेंडूचा झेल छान घेतलास। दुसरं वाक्य बघा, छे छे मला माहीत नाही। वाक्य 3, बाप रे तो पासाप, बाप रे तो पासाप। 4, अबब केवढी ही गर्दी, अबब केवढी ही गर्दी। तो ये 4 वाक्यों में हमें अलग अलग फीलिंग दिखाई दे रही है। तो शाबाश, छे छे, बाप रे, अबब, इन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है। बस इतना है, ये शब्द जो होते हैं ये शब्द हमारी भावनाएं दर्शाते हैं, हमारे सडन फीलिंग्स दर्शाते हैं। तो शाबाश, छे छे, बाप रे, अबब ये हमारे फीलिंग्स, हमारी भावना दर्शाते हैं और ऐसे शब्द को केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। तो हम इसकी व्याख्या कैसी करेंगे कि जो शब्द हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग दर्शाते हैं उन शब्दों को केवल प्रयोगी अव्यय मराठी में कहते हैं। मराठीमध्ये व्याख्या कशी होईल? मनातील भावना व्यक्त करणाऱ्या शब्दांना केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात। वाक्यातील मनातील भाव व्यक्त करणाऱ्या शब्दांना, मनातील भाव व्यक्त करणाऱ्या शब्दांना केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात। याची काही उदाहरण आहेत। वा वा, अरे रे, छान, अच्छा, ओहो, छिछी। तर हे सुद्धा केवल प्रयोगी अव्यय आहेत। विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला शब्दांच्या 8 जाती, नाम, सर्वनाम, विशेषण, चौथं क्रियापद, त्याच्यानंतर क्रियाविशेषण अव्यय, त्याच्यानंतर शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय आणि केवल प्रयोगी अव्यय समजले असतील तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला शेअर करा।